Hello dear students. In today's lecture we will discuss about perception and Gestalt's law of organization. तो आज के इस लेक्चर में हम प्रत्यक्षण के बारे में और गेस्टाल्ट के प्रत्यक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेप्शन या प्रत्यक्षण क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे सेंस ऑर्गन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो उसी सेंसेशन को एक पर्टिकुलर नाम देना या फिर उसका मीनिंग ढूंढना ही परसेप्शन कहलाता है। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को देखकर हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा रिसीव करके उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं तो वो सेंसेशन हो जाता है। और जब उस प्रोसेस में हम उस स्टिमुलाई को एक मीनिंग देते हैं, एक नाम देते हैं, तो वो परसेप्शन या प्रत्यक्षण कहलाता है। यानी जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को पहचानते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं या फिर उसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम परसेप्शन या प्रत्यक्षण कहेंगे। तो इस तरीके से प्रत्यक्षण में सेंसेशन का होना कंपल्सरी होता है, यानी अगर सेंसेशन हमें नहीं होगी तो परसेप्शन भी हमारे अंदर नहीं होगा। तो सेंसेशन का होना परसेप्शन के होने के लिए जरूरी होता है। जितनी भी चीजों को हम हमारे आसपास देखते हैं, जितने ऑब्जेक्ट को हमारे आसपास हम देखते हैं, उन सभी को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उन सबको हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं या फिर उनका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी डेली लाइफ में परसेप्शन या प्रत्यक्षण का इस्तेमाल रोजाना करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जब हम गेस्टाल्ट के ऑर्गेनाइजेशन लॉज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गेस्टाल्ट होता क्या है। तो जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की लॉ है वो परसेप्शन का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट क्या होता है। गेस्टाल्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है एज ए होल, यानी कि पूरा, कंप्लीट भी जिसको हम कह सकते हैं। यानी जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारे ब्रेन के द्वारा कर लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को इनकम्प्लीट फॉर्म में ना देखकर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के रूप में परसीव करते हैं या उसकी परसेप्शन एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा ब्रेन करता है, तो हम उसको गेस्टाल्ट परसेप्शन कहते हैं। तो गेस्टाल्ट परसेप्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेनली 3 साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है। कोहलर है, कोफ्का है एंड वर्दाइमर है। तो इन तीनों ने ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है। ये तीनों ही पायनियर माने जाते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के। और परसेप्शन में भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का यूज कोहलर, कोफ्का और वर्दाइमर ने ही किया है। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट में जब फिगर और ग्राउंड सेग्रीगेशन पाया जाता है, यानी जब भी हम एक फिगर को देखते हैं तो उसमें एक चीज हमेशा एक फिगर के रूप में होती है और दूसरी चीज ग्राउंड के रूप में होती है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में परसेप्शन ऑफ अ गुड फिगर और प्रेग्नेंस भी पाया जाता है। और जहां भी हमें किसी ऑब्जेक्ट में
अच्छा फिगर दिखाई देता है यानी प्रेग्नेंस दिखाई देता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। तो प्रेग्नेंस का मतलब होता है गुड फिगर, यानी कोई भी चीज जब हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाई देगी, एक अच्छी संरचना में दिखाई देगी, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ ज्यादा जाएगा। अब इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग कुछ एक डिफरेंसेस यहाँ बताए हैं, जो कि फिगर और ग्राउंड यानी बैकग्राउंड के बीच में डिफरेंस के रूप में देखने को मिलते हैं। अब ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको रूबिन्स वेस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें फिगर एंड बैकग्राउंड दोनों हैं, लेकिन अगर हम ब्लैक को एज ए बैकग्राउंड देखते हैं और व्हाइट को एज ए फिगर देखते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक पोर्ट के जैसा दिखाई देगा, बीच का स्ट्रक्चर। और अगर आप व्हाइट को बैकग्राउंड लेते हैं और ब्लैक को फिगर के रूप में देखते हैं, तो आपको दो फेस दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये मैटर करता है कि हम किस चीज को फिगर के रूप में देख रहे हैं और किस चीज को बैकग्राउंड के रूप में देख रहे हैं। ये हमारे ओवरऑल परसेप्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो रूबिन्स वेस में ब्लैक और व्हाइट दोनों ही कलर को फिगर और बैकग्राउंड के रूप में लोग देखते हैं। कुछ लोग ब्लैक कलर को बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं और कुछ लोग व्हाइट कलर को बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं। तो अब हम फिगर और बैकग्राउंड में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंस देखते हैं। फिगर की डिफाइनाइट फॉर्म होती है, जबकि बैकग्राउंड फॉर्मलेस होता है, यानी बैकग्राउंड की कोई फॉर्म नहीं होती है। फिगर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, बैकग्राउंड में ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती है। फिगर में क्लियर आउटलाइन होती है, यानी क्लियर कंटूर होता है, जबकि बैकग्राउंड कंटूरलेस होता है, यानी कोई आउटलाइन बैकग्राउंड में नहीं पाई जाती है। फिगर हमेशा बैकग्राउंड से आगे की तरफ दिखाई देता है, जबकि बैकग्राउंड हमेशा फिगर के पीछे की तरफ दिखाई देता है। फिगर बैकग्राउंड की अपेक्षा ज्यादा क्लियर होता है, लिमिटेड होता है और रिलेटिवली ज्यादा पास दिखाई देता है आंखों के। वहीं बैकग्राउंड अनक्लियर होता है, अनलिमिटेड होता है और हमारी आंखों से दूर प्रतीत होता है। तो इस तरीके से गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने फिगर और बैकग्राउंड में ये डिफरेंस बताए थे, और इन्हीं के बेस पर उन्होंने ये माना था कि कोई भी व्यक्ति परसेप्शन करता है। अब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो सबसे पहला जो लॉ है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी के अकॉर्डिंग जब भी कोई चीजें ज्यादा पास पास होती हैं, तो वो हमें एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं या एक ग्रुप में प्रतीत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये डॉट्स दिखाई गई हैं, तो जो डॉट ज्यादा पास हैं, आप अगर देखेंगे कि फर्स्ट टू सेकंड लाइन ज्यादा पास पास है, वहीं थर्ड लाइन में थोड़ा गैप आ गया है, फिर फोर्थ लाइन थर्ड लाइन के ज्यादा पास है, देन गैप है। इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के। तो ये हमें डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे फर्स्ट टू सेकंड का एक ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, यानी ये एक ग्रुप में हमें दिखाई दे रहे हैं। थर्ड और फोर्थ का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है हमें, और फिफ्थ और सिक्स्थ का एक अलग ग्रुप हम परसीव कर रहे हैं। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती हैं, उनको हम एक ग्रुप के रूप में परसीव करते हैं। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं, इसमें सर्कल है एंड स्क्वायर्स हैं। तो जब हम इस डायग्राम को देखते हैं ध्यान से, तो हम सर्कल्स को एक लाइन के रूप में परसीव करते हैं और स्क्वायर को अलग लाइन के रूप में
परसीव करते हैं। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग this principle state that we tend to perceive object as belonging together if they appear to form a continuous pattern। यानी कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक कंटिन्यूअस पैटर्न बनाते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। बेशक वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस पैटर्न बना रहे हैं तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही दिखाई देंगे, या हम उनको एक ऑब्जेक्ट के रूप में परसीव करेंगे, उनको एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ इस डायग्राम के रूप में दिया गया है। जैसे यहाँ पर इन्होंने 5 पॉइंट बता दिए हैं कि ए लाइन है, बी लाइन है, सी लाइन है, डी लाइन है, जो कि एक पॉइंट पी के ऊपर मिल रही है। लेकिन क्योंकि इनमें कंटिन्यूटी हमें दिखाई दे रही है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे पॉइंट, ए बी से जुड़ा हुआ है, सी डी से जुड़ा हुआ है, और पी ऐसा पॉइंट है जहां ये चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस फिगर को देखते हैं तो हमें एकदम से क्रॉस के रूप में दिखाई देता है ये फिगर। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। तो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस के अकॉर्डिंग किसी भी फिगर में जो स्मॉल एरिया होता है वो हमेशा फिगर के रूप में परसीव होता है, और जो बड़ा एरिया होता है उसको हम बैकग्राउंड के रूप में परसीव करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में ब्लैक जो एरिया है वो छोटा है कंपैरेटिवली, व्हाइट बड़ा एरिया है, तो ब्लैक हमें फिगर के रूप में परसीव होगा, ब्लैक को फिगर के रूप में हम देखेंगे और व्हाइट को बैकग्राउंड के रूप में देखेंगे। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस कहा जाता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। This principle suggests that symmetrical areas tend to be seen as figure against asymmetrical background। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी डायग्राम में जो सिमेट्रिकल एरियाज हैं, अच्छी तरीके से संरचना जिन एरियाज की हो रखी है वो फिगर के रूप में दिखाई देंगे, और एसिमेट्रिकल जितना भी एरिया होगा वो बैकग्राउंड के रूप में परसीव होगा। यानी जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, कोई समानता या कोई उसमें संगठन नहीं दिखाई देगा, कोई संरचना नहीं दिखाई देगी, उसको हम बैकग्राउंड के रूप में परसीव करेंगे। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें ब्लैक कलर से जितना भी डायग्राम बनाया गया है उसमें सिमेट्री ज्यादा दिखाई दे रही है, तो वो साफ तौर पर फिगर के रूप में परसीव हो रहा है और व्हाइट बैकग्राउंड के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। According to this principle, the areas surrounded by others tend to be perceived as figure। यानी कि जो एरिया दूसरी चीजों से सराउंडेड रहता है, यानी किसी भी स्टिमुलस को देखने पर एक छोटा एरिया किसी बड़े एरिया से घिरा हुआ अगर हमें दिखाई देता है, तो जो एरिया दूसरी चीजों से घिरा हुआ है वो हमें फिगर के रूप में दिखाई देगा। जैसे अगर इस डायग्राम को आप देख रहे हैं तो ब्लैक जो पोर्शन है वो व्हाइट से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, सराउंडेड दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर ब्लैक से, तो ब्लैक को हम फिगर के रूप में परसीव करेंगे, और व्हाइट को हम बैकग्राउंड के रूप में परसीव करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें व्हाइट कलर से लिफ्ट लिखा हुआ है, LIFT लिफ्ट लिखा हुआ है, लेकिन पहली बार देखते ही आप लिफ्ट को नहीं पहचान पाएंगे और आपको लगेगा कोई भी 5 फिगर यहाँ बनाए गए हैं, एसिमेट्रिकल से फिगर यहाँ बनाए गए हैं। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस कहा जाता है।
And last, the principle of closure. Principle of closure. Principle of closure के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने पर अगर उसके पार्ट अलग अलग हैं या उसमें थोड़ा बहुत गैप है, फिर भी हम उसको एक कंप्लीट आकृति के रूप में ही परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो फिगर दिखाया गया है, यहाँ हालांकि 3 अलग अलग ट्राइंगल हैं, लेकिन हम उनको 3 अलग अलग डायग्राम या शेप के रूप में ना देखकर जब पहली बारी हम इसको देखते हैं तो हमें ये एक कंप्लीट ट्राइंगल के रूप में ही दिखाई देता है। तो इसको हम द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर बोलते हैं, क्योंकि हमारे पहले भी मैंने बताया था कि गेस्टाल्ट का मतलब ही है कि हमारा ब्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद गैप्स को या इनकम्प्लीट पार्ट को अपने आप ही फुल कंप्लीट कर लेता है या उस गैप्स को फुलफिल कर लेता है और उस ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीट आकृति के रूप में परसीव करता है, या उसका परसेप्शन हम एज अ होल एक कंप्लीट शेप के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसी को द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर कहा जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच।